बीति विभावरी जागरी, बीति विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाई, लो ये लतिका भी भर लाई। मधुमुकुल नवल रस गागरी, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीति विभावरी जागरी, बीति विभावरी जागरी, बीति विभावरी जागरी। प्रिय साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रसाद की ये पंक्तियां लहर कृति से बड़ा सुंदर उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का, और आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे। इन पंक्तियों का क्या भाव है, क्यों यहाँ पर मानवीकरण है। हम जब रूपक पढ़ रहे थे, रूपक अलंकार में भी मैंने इनके बारे में आपसे चर्चा करी थी, लेकिन आज मानवीकरण में क्यों ये मानवीकरण अलंकार की हो गई। उस दिन रूपक की हो गई थी, आज मानवीकरण अलंकार की हो गई। क्या है इसका रहस्य, वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आइए आज हम बात कर रहे हैं मानवीकरण। ये मानवीकरण शब्द देख करके आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मानवीकरण अर्थात मानव बना देना। मानव किसको बना देना? जो मानव नहीं है। यदि पहले से ही मानव है तो उसको मानव बनाने की आवश्यकता नहीं है। मानवीकरण अलंकार का मतलब क्या हुआ कि जो मानव नहीं है उसको मानव बना देना। जैसे अव्ययी भाव, तो जो पहले से अव्यय नहीं था उसको हम अव्यय बना देते हैं, तभी तो उसका नाम अव्ययी भाव समास होता है। जो पहले अव्यय नहीं था, लेकिन जब उसको किसी पद विशेष के साथ जोड़ने से वो अव्यय बन गया, अब किसी लिंग वचन कारक काल विभक्ति पुरुष के अनुसार रूप नहीं बदल रहा, तब वह अव्ययी भाव है। ठीक वैसे ही मानवीकरण का मतलब क्या है कि जो पहले मानव नहीं था या थी, लेकिन उसको मानव का रूप दे दिया, मानव जैसा उससे बर्ताव करा दिया, मानव जैसा गुण, मानव जैसा रूप, मानव जैसा वैचारिक सादृश्य जब प्रकृति के उपादानों में करता है कवि, उन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार होता है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रिय साथियों, हम कौन मानव नहीं है? पक्षी मानव नहीं है, पक्षी पशु है, पक्षी है, ऋतु है, नदी है, जल है, तालाब है, झरना है, समुद्र है, पहाड़ है, चांद है, तारे हैं, प्रकृति है, उषा है। ये मानव रूप में नहीं है, लेकिन उनको उनसे ये जितने भी मैंने अभी उपादान बोले, इन उपादानों को मानव के रूप में चित्रित करना, प्रकृति को नायिका बना करके नचा देना, उषा जो है उषा को एक सुंदरी बना देना, संध्या को सुंदरी के रूप में परिकल्पित करना, यह सब कवि की कल्पना के सारे ही संभव हो सकता है। याद कीजिएगा, छायावाद जब आता है तो छायावाद ने इस प्रकार के उपादानों को लेकर के प्रकृति, क्योंकि रहस्यात्मक भाव वहां पर जो है सर्वोपरि था। छायावाद का एक मूल स्वर यदि हम कहें तो वो रहस्यवाद है, और उस रहस्यात्मक कलात्मकता को जो है किसी उपादान के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए छायावाद के जो कवि थे विशेष रूप से, उन्होंने प्रकृति को, उस प्रकृति के जो धर्म है उनको मनुष्य या नायिका का धर्म के रूप में चित्रित कर दिया। कहने का भाव कहीं और था, भाव कुछ और था, लेकिन वस्तुतः भाव कुछ और था। तो ये छायावाद की देन है मानवीकरण अलंकार, और इसलिए हम इसे नवीन अलंकार अर्थात नए अलंकारों की श्रेणी में रखते हैं इसको। जैसे ध्वन्यार्थ अलंकार, ये नई नई खोज है, नई नई गवेषणा है। विशेषण विपर्यय, ये नई नई जो है खोज इस प्रकार की जो हुई,
हालांकि वो अलंकारों की श्रेणी में पूर्णतः रूपांतरित हमें उनको कर लिया है, वस्तुतः वो नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए, ये बड़ा सुंदर अलंकार है मानवीकरण, और हम इसके बारे में बात करेंगे। नवीन अलंकार है ये, नाम है मानवीकरण। अमानवीय, जो मानव नहीं था उसको मानव रूप प्रदान करना। किसको मानव रूप प्रदान करोगे? प्राकृतिक कोई पदार्थ है, जड़ है, जो अमूर्त है, अमूर्त पदार्थ है, भाव है, उनको मानवों के जैसी क्रियाएं करते दिखला देना, या जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों, अमूर्त वस्तुओं का वर्णन जब उन्हें मानव अनुभूतियों का रूप और व्यक्तित्व प्रदान करते हुए किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। नदी, पर्वत, वृक्ष, लताएं, झरने, हवा, बादल, फूल, कलियां, चांद, तारे इत्यादि मानवीकरण के विषय है। प्रिय साथियों, यदि मानवीकरण आपको पहचानना है तो आपको कोई नदी का रूप है, वस्तुतः गंगा नदी है, लेकिन गंगा को जो है वो सुंदरी के रूप में, नायिका के रूप में प्रस्तुत कर देता है कवि। कोई जो है पर्वत है, कोई वृक्ष है, वृक्षों को भी बात करते हुए बता देता है, कवि कल्पना है। वो वृक्ष पंक्ति में आज चुपचाप थे, मानो ऐसे चुपचाप थे, बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे किसी अन्य की जो निजी बात है उसको सुन रहा था। तो ये वृक्ष में सुनने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उस वृक्ष को भी मनुष्य की तरह व्यवहार करा देना। लताएं आंसू ढाल रही हैं, फूल हंस रहे हैं, और झरने हैं, हवा है, बादल हैं, बादल मानो सज धज के आगे हैं। इस प्रकार के जो वर्णन जो हो रहे हैं वो मानवीकरण अलंकार की पहचान है। फूल, कलियां, चांद, तारे, सूर्य इत्यादि मानवीकरण के विषय हैं। देखो, हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवियों ने अपनी कविताओं में प्रकृति को नारी और शक्ति के रूप में चित्रित किया है। प्रकृति को नारी शक्ति के रूप में, या नारी या शक्ति के रूप में चित्रित किया है। किसने? छायावादी कवियों ने। किसको? प्रकृति को। यह उसकी विशेषता भी है, यह ध्यान रखिएगा। जब अपन छायावादी साहित्य की बात करेंगे, उन 4 स्तंभों की बात करेंगे, तब उस दिन इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। के रूप में चित्रित किया है। प्रकृति उनकी कविता में मानवीय रूप में आती है। वो बिल्कुल जो है वस्त्र पहन करके, कभी है शीश फूल के रूप में चंद्रमा को लगा करके, कभी जो है किसी न किसी अन्य उपादान जो मनुष्य धारण करता है, कभी बिंदी लगा करके, कभी जो है वो झुमका पहन करके। ये कवि की कल्पना है। कभी इस प्रकार का सुनहला जो है हार पहन करके, अमूल्य रत्नों का हार पहन करके कवि को उस जो है उस रूप में छायावादी कवि जो है प्रस्तुत करना, उसका एक जो है बड़ा रुचिकर विषय हुआ करता था छायावादी कवियों का। तो कविता में मानवीय रूप में आती है कौन? प्रकृति। कहां? छायावादी साहित्य में। और यहीं से हिंदी में मानवीकरण अलंकार की शुरुआत होती है। साथियों, छायावादी कवियों ने रात्रि, संध्या, रात्रि है, संध्या है, उषा है आदि प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण करते हुए उन्हें विविध रूपों में चित्रित किया है, जिनमें मानवीय संवेदनाओं का सुंदर संगोपन हुआ है। ऐसे लगता है मानो प्रकृति स्वयं नाच रही है, प्रकृति स्वयं बोल रही है। आप जानते हैं ना, सुमित्रानंद पंत एक ऐसा नाम, हालांकि जयशंकर प्रसाद भी पीछे नहीं है, महादेव वर्मा भी पीछे नहीं है, लेकिन सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में सुकुमार भावों के, प्रकृति के कोमल कवि कहा, कोमल कांत कवि है। वो स्वामी है, वो अधिष्ठाता है। प्रकृति का जिस रूप में वो वर्णन उन शब्दों के माध्यम से करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। ये सुमित्रानंदन पंत की एक अपनी महती और निजी विशेषता थी, जिसके कारण वो पूरे साहित्य में एक अलग ही व्यक्तित्व नजर आते हैं। तो यहां पर देखो, मानवीय संवेदनाओं का सुंदर संगोपन हुआ है। कैसे? देखो, उषा सुनहरे तीर है, ये सुनहरे तीर बरसती, जे लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि जल में अंतर्निहित हुई। प्रसाद की पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं? देखो कि उषा का आगमन, उषा सुनहरे तीर बरसती। उषा का आगमन ऐसा लग रहा है जैसे सुनहरे तीरों की वर्षा करती हुई कोई सुनहरे, उसकी जो उषा जो है, उसकी जो किरणें जो हैं, उसको कवि किस रूप में कल्पित कर रहा है? उषा अर्थात प्रातः काल का वह दृश्य याद करो जब सूर्योदय होता है, और उस समय उषा जो है, वो जो काल है उषा काल, शाम का संध्या काल। तो उषा काल में जो सूर्य जो है, वो उसकी किरणें जो हैं बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई तीर है। तो यहां पर कवि क्या कह रहा है? उषा का आगमन ऐसे हो रहा है कि जैसे जे लक्ष्मी से उदित हुई, जय लक्ष्मी जैसे उदित हो गई हो, जैसे विजय लक्ष्मी प्रकट हो रही हो, कोई विजय लक्ष्मी जो है प्रकट हो रही हो। यहां पर उषा को विजय लक्ष्मी बना दिया, मानवीकरण कर दिया। दूसरी ओर रात्रि जो पराजित हो गई है, रात्रि पराजित हो गई क्योंकि उषा को तो आना था,
वो विजय लक्ष्मी बन के आ रही हैं और वो रात्रि पराजित हो गई, तो वो रात्रि अब क्या कर रही है, वह मानो उषा के डर से जल समाधि लेने जा रही है। वो जल में समाधि लेने जा रही है और इधर से जो है उषा का आगमन विजय लक्ष्मी के रूप में, रात्रि को पराजित करके जल में समाधि लगाना। रात्रि का जल में समाधि लगाना संभव नहीं है, लेकिन उसको पराजिता स्त्री बता दिया। और उषा जो है वो सुनहले तीरों के साथ आ रही है, इसका मतलब वो विजय लक्ष्मी के रूप में अवतरित हो रही है। पूरा मानवीकरण यहां पर जो है हुआ है। आगे चलता हूं। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, कवि क्या कह रहा है कि चुपचाप बिल्कुल मौन खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, सुनती जैसे कोई निजी बात, सुनती जैसे कुछ या कोई निजी बात। वृक्षों की पंक्तियां हैं और बिल्कुल चुपचाप खड़ी है, रात्रि का सन्नाटा है। ऐसे लग रहा है मानो वो किसी की निजी बात को सुनने के लिए बिल्कुल जो है शांत खड़ी है। तो यहां पर वृक्षों की पांत में जो मनुष्यत्व का आरोपण, सुनना मनुष्य का ही धर्म है, किसी की निजी बात वैसे सुननी नहीं चाहिए। तो लेकिन उनको वृक्षों को भी उन्होंने जो है उस रूप में चित्रित कर दिया, मानवीकरण कर दिया। मानवीकरण अलंकार था, जो मानव नहीं था मानव बना दिया। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भर लाही, लो यह लतिका भी भर लाही, मधुमुकुल नवल रस गागरी, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। लहर का विकृति प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां। मानवीकरण और रूपक दोनों है। यहां पर देखो, रूपक में मैंने आपको यह बताया था कि अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घट और उषा रूपी नागरी, नागरी अर्थात सुंदर चतुरा जो स्त्री है वो नागरी के रूप में है। उषा को नागरी बताया था, तारे रूपी घट है, अंबर पनघट है। अब यहां पर देखो, जब हम भाव उस रूप से नहीं लेकर के अब कैसे ले रहे हैं, कवि कहता है कि अंधकारपूर्ण रात तो बीत गई है, बीती विभावरी जागरी, प्रकृति से कह रहे हैं। प्रकृति बीती विभावरी जागरी, संकेत कुछ और है साथियों। यदि हम इसको रहस्यात्मक दृष्टि से समझे तो इसके भाव बहुत उम्दा हैं, लेकिन अभी हम वहां नहीं जाएंगे। प्रसंग प्राप्त इसके बारे में जब विस्तार से बात करूंगा तब अलग बात होगी। तो यहां पर कवि कहता है हर व्यक्ति के अंधकार जो है वो चला जाता है, उस समय उसको जागना चाहिए, उसको उठना चाहिए, उठ करके फिर उसको नया होना चाहिए और फिर से उसको लड़ना चाहिए। रहस्य जाग जो कुछ भी हो, लेकिन कवि यहां सीधा सीधा ही ले लूं तो अंधकारपूर्ण रात तो बीत गई है और प्रकृति रूपी नायिका जो है, अब तू जाग जा, अब तू जाग रही, अब तू जाग जा, संबोधन कर रहे हैं। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। और वह चतुर नायिका, जो नागरी, जो चतुर नायिका है, वो अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घट को डूबो रही है। कौन? उषा नागरी। वह जो चतुर नायिका जो है, वह नायिका अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घट को डुबो रही है। अर्थात प्रातःकाल का दृश्य याद कीजिएगा। ऐसे लगता है कि जब उषा जब आती है, सुनहले तीर वाली बात हो गई, उसके आगे की यदि हम बात करें, हालांकि दोनों में अलग अलग, क्योंकि वो भाव अलग है, ये भाव अलग है। जब प्रातःकाल का समय होता है उस समय ऐसा लग रहा है कि ये जो तारे जो हैं वो अंबर में डूब रहे हैं, मानो तारा रूपी जो घट है वो अंबर रूपी पनघट में डूब रहे हैं, वो छिप रहे हैं धीरे धीरे। वर्णन कुछ जैसा भी था, लेकिन कवि ने यहां पर उस प्रकृति को नायिका के रूप में चित्रित कर दिया, और वो नायिका के रूप में चित्रित करने का मानवीकरण हो गया। खग कुल, अब ये जो है प्रकृति सवेरा हो गया है, और खग कुल जो पक्षी वृंद है कुल कुल सा बोल रहा, अब चहचा रहा है, कुल कुल कुलकुला रहे हैं, चहचा रहे हैं,
किसले का अंचल डोल रहा, और जो हवा वायु जो है उसले किसले जो नवीन कौंपल जो है उसका अंचल डोल रहा। कवि यहां पर किसलेयों को जो है किसले रूपी अंचल को डोलाने की बात कर रहा है, किसके माध्यम से? खगकुल के माध्यम से। तो यहां मानवीकरण अलंकार हो रहा है। लो ये लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और ये गाग अर्थात मधु अर्थात शहद रूपी जो नवीन जो पराग जो था उससे ये लतिका भी जो है परिपूर्ण हो गई है, ये भी संपन्न हो गई है, ये भी समृद्ध हो गई है। पूरा का पूरा एक नायिका की भांति प्रकृति का वर्णन किया गया। प्रात वेला में पक्षी वृंद चहचा रहे हैं, प्रातकालीन हवा से पौधों के पत्ते हिल रहे हैं, मानो वे पत्ते आंचल हवा से खेल रहे हैं, और लता पराग रस से परिपूर्ण हो खिल उठी है। या उषा को अंबर रूपी पनघट पर गागर भरती हुई स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। साथियों, उषा जो है वो एक नायिका है, उसको अंबर रूपी पनघट है, और वो गागर अर्थात घड़ा भरती हुई चित्रित किया है, उस स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। उषा मानवीय व्यवहार कर रही है, वो स्वयं उठ रही है, स्वयं उसके अंदर जो है अपना जो है उसमें पनघट में घड़ा डुबो रही है। मानव जैसा मानव सदृश व्यवहार यहां पर दिखाया गया है। फलतः यहां पर मानवीकरण अलंकार है। देखो क्या है, महादेव वर्मा की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, क्षितिज से आ बसंत रजनी। बसंत रजनी, ये बसंत रजनी रूपी नायिका हो गई। यहां पर धीरे धीरे आ, कैसे आ? धीरे धीरे उतर क्षितिज से। क्षितिज कौन? पृथ्वी और आकाश का जो मिलन बिंदु है। यहां पर देखो कवि किस प्रकार से वर्णन कर रहा है कि हे बसंत रजनी, बसंत की जो रजनी रात्रि जो है वो धीरे धीरे उतर रही है। कहां से? बिल्कुल धीरे धीरे उतर रही है। कहां से? क्षितिज से। क्षितिज से उतर आ बसंत रजनी, लेकिन धीरे धीरे उतर रही है नायिका। वो जो है वो बसंत रूपी नायिका जो है वो धीरे धीरे उतर रही है। तारकमय नव वेणी बंधन, और तारों से युक्त उसका जो वेणी अर्थात उसकी जो चोटी जो है वो तारों से युक्त है, और वो उसे बंधी हुई है। शीश फूल कर शशि का नूतन। और वो जो प्रकृति रूपी बसंत रूपी जो नायिका जो है रजनी जो है वह जो है शीश फूल बना रही है। किसको? शशि का। अर्थात शीश फूल के रूप में इसने जो है किसको धारण कर रखा है? शशि को धारण कर रखा है। रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, और बसंत रूपी रजनी तू कैसे आ? रश्मि वलय अर्थात जो किरण जो है, किरणों का वलय कंगन पहन करके, सित अर्थात सफेद, घन अर्थात बादल, अवगुंठन अर्थात घूंघट करके, और सफेद बादलों का घूंघट ओढ़ करके एक बिल्कुल नारी के रूप में उसको चित्रित किया है प्रकृति को। साथियों, मानवीकरण अलंकार है। मुक्ता हल अभिराम बिछा दे, और मोतियों की जो माला है वो बहुत अभिराम अर्थात सुंदर बिछा दे, वह सुंदर जो है उसको प्रसरित कर दे। चितवन से अपनी पुलकती आ वसंत रजनी, विहसती आ वसंत रजनी। महादेव वर्मा कहती हैं कि पुलकती आहा विहसती आ, तो हंसते हुए पुलकती हुए, जैसे एक स्त्री जो है वो हंसते हुए आती है, वैसे ही तो क्षितिज से धीरे धीरे जो है उतर करके इन उपादानों के साथ में प्रकृति को पूरा जो है, जिस प्रकार से एक नायिका जो है वेणी बंधन करती हैं और शीश फूल पहनती हैं और कड़ा पहनती हैं और घूंघट जो बादल निकालती हैं, घूंघट निकालती हैं, यहां पर कवि ने उस प्रकृति को नायिका बना करके उसी प्रकार से उसका व्यवहार करवा दिया। इसलिए कवयित्री ने महादेव वर्मा है, कवि नहीं, कवयित्री, माफ करें, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। साथियों, पंत कहते हैं, सुमित्रानंद पंत कहते हैं, प्रकृति से बात कर रहे हैं मानो, कहो तुम रूपसी कौन? हे रूपसी तुम कौन हो? कहो तो सही, तुम बताओ तो सही। व्योम से उतर रही चुपचाप, तुम बिल्कुल व्योम आकाश से उतर रही हो चुपचाप, तुम कौन हो? छिपी निज छाया छवि में आप, और बिल्कुल अकेले जो है अपनी निज ही छवि में छिप करके सुनेला फेला केश कलाप, जो केश कलाप जो है बिल्कुल सुनहले केश कलाप हैं और मधुर, बिल्कुल जो है बहुत मधुर हैं, और मंथर बिल्कुल धीमी गति से हैं, और मृदु मौन, और तूने मौन जो है बहुत मृदु मौन करके, तुम कौन हो रूपैली, तुम कौन हो सुंदरी, जो है व्योम से उतर रही हो चुपचाप। बिल्कुल जो है कवि ने यहां प्रकृति को एक स्त्री, एक नायिका बना दिया। शशि किरणों से उतर कर
भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। पंत की कविता है। देखो इस पद में चंद्रमा की किरणों के सारे काम रूप, शशि चंद्रमा किरणों से उतर उतर कर, कौन, भू पर, पृथ्वी पर, कौन, काम रूप नवचर, ये काम रूपी जो नवचर है पृथ्वी पर उतरते हैं। काम रूप नवचर जो है वो पृथ्वी पर उतर रहे हैं। कहां से? चंद्रमा की किरणों के सारे। किस प्रकार से कवि कल्पना कर रहा है? चंद्रमा की किरणें और उस किरणों के सारे, अर्थात जैसे रस्सी से हम उतरते हैं नीचे, वैसे ही उतरकर भू पर काम रूप नवचर जो है वो पृथ्वी पर उतर रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं? चूम नवल कलियों को, और वो काम रूप जो नवचर है वो नवल कलियों को, अर्थात जो नवीन नवीन जो कलियां अभी फूट रही है उनको चूम, अर्थात चूम कर मृदुमुख उन्हें मुस्काना सिखा रहे हैं। सिखा रहे थे मुस्काना, अपने मृदुमुख से उनको चूम करके मानो वो नवचर जो है उन कलियों को मुस्काना सिखा रहे हैं। यहां पर देखो नवचर और कली को मानवीय व्यवहार करते हुए चित्रित किया गया है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलिएगा। दिवस का अवसान समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। निराला परिमल काव्य संग्रह में कहते हैं। क्या है देखो, दिवस का अवसान मतलब संध्या का समय है। आप इस प्रकार से कल्पना कीजिएगा। कवि उसको किस प्रकार से चित्रित कर रहा है? एक उसको, प्रकृति को, जो संध्या को जो है सुंदरी नायिका बना करके वो किस प्रकार से उतारना चाहता है, सुनो। दिवस अवसान का समय, दिवस का अवसान अर्थात समाप्ति का समय है, जहां पर क्योंकि बिल्कुल जो है संध्या जो है वो यूं कह सकते हैं कि दिन और रात का मिलन बिंदु जो है वो संध्या है। और मेघ में, आसमान कैसा है? मेघ युक्त आसमान है, और उससे उतर रही है कौन? संध्या। संध्या कैसी है? सुंदरी है। वो सुंदरी नायिका की भांति वो है, और सुंदरी नहीं है वो, साथ में कैसी है? परी सी है। वो बिल्कुल परी के समान लग रही है। वो संध्या सुंदरी जो है वो केवल सुंदरी नहीं है, वो परी के समान लग रही है। और मेघमय आसमान है, मेघों से आच्छादित आसमान है। दिवस का अवसान, संध्या का वर्णन यहां पे हो रहा है। कल प्राकल्पना कीजिएगा मन मस्तिष्क में, इधर से जो है क्योंकि सूर्य जो है वो डूब रहा है, लेकिन कवि उसको उल्हाना देता हुआ, उल्हाना नहीं, उसको उपदेश देता हुआ कहता है, देख सुन, तू बहुत सुंदर है, तो परी के समान है, धीरे धीरे धीरे। इसलिए बहुत धीरे धीरे उतरना। प्रिय साथियों, यदि आप संध्या को देखो तो जब सूर्यास्त होता है तो एकदम रात नहीं हो जाती ना, वो धीरे 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 प्रकृति बदलती है। प्रकृति अपना नवीन आंचल ओढ़ती है, प्रकृति अपना नवीन रूप धारण करती है। कवि यहां पर उस संध्या रूपी नायिका को यह संदेश दे रहे हैं कि तू मेघ में आसमान से उतर रही है, दिवस का अवसान है, और उस दिवस अवसान के समय जो मेघमय जो आसमान, जो मेघ है, उससे तू उतर रही है, उस मेघ युक्त आसमान से उतर रही है। बहुत सुंदरी है, तू परी सी है, लेकिन एक बात मानना, धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुझे उतरना है। तो यहां पर बिल्कुल जो है ऐसे लग रहा है कि संध्या जो है, संध्या नहीं है बल्कि अपितु ये एक सुंदरी नायिका है। और वो नायिका कैसी है? सुंदरी तो है ही है, लेकिन साथ में वो क्या है? परी सी है, परी की भांति है, बहुत सुंदर है, और उसको जो है वो धीरे धीरे उतर रही है। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठ थी, प्रलय निशा की हलचल, स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी थी, प्रलय निशा की हलचल, स्मृति में मान किए सी ऐंठी सी। बहुत गंभीर अर्थ है, हम उस प्रसंग में नहीं जाएंगे। यहां पर सीधा सीधा मानवीकरण आपको दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी के मानवीकरण का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत है। प्रसाद की कामायनी से उद्धृत पंक्तियां हैं। यहां पृथ्वी को क्या है? सिंधु सेज पर धरा वधु, धरा रूपी वधु, पृथ्वी को वधु बना दिया। कई कवि हैं जिन्होंने पृथ्वी को वधु रूप में चित्रित किया, लेकिन यहां पृथ्वी को वधु के रूप में चित्रित किया गया, जो कि संकोच से अब तनिक संकुचित। वधु जब नई नवेली दुल्हन होती है, वो जब नए परिवेश में जाती है तो संकुचित सी बैठी, वो संकोच करके,
क्योंकि उसका उसे नया वधु जो है उसको जो नया परिवेश मिल रहा है, उस परिवेश के साथ उसकी अंतरंगता इतनी नहीं है, तो वो प्रकृति रूपी जो वधु जो है वो संकुचित से बैठी है, क्योंकि पृथ्वी संकुचित नहीं हो सकती। पृथ्वी को मनुष्य जैसी मानवी बनाने का यहां पर जो चित्रण जो किया गया है सहज भाव से मानवीकरण अलंकार है, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में। लेकिन वो पृथ्वी जो थी वो प्रलय की रात्रि जो थी उसकी स्मृति उसको आ रही थी, उस स्मृति में वो जो है सहमी बैठी थी। मान की ऐसी मान जो है वो नायक नायिका, जब हम भेद पढ़ेंगे तब एक विस्तार से पढ़ने वाला एक बिंदु है। वो मान किए थी और ऐंठी सी, ऐसे मान लग रहा था जिसे रूट करके ऐंठ करके वो जो है पृथ्वी रूपी नायिका जो है वधु जो है वो बैठी थी। मानवीकरण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों, क्या है एक यहां पर और जो है पंथ की पंक्तियां जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्या है देखिएगा। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चाल, नहीं है निश्चल है, ये निश्चल। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, सैकत शैया पर जो है दुग्ध के समान धवल रूप से तनवंगी, बिल्कुल पतले अंग वाली जो नारी होती है वो गंगा है, उसकी लहरें, उसकी जो गंगा की जो प्रकृति है वो उस तनवंगी की भांति है। ग्रीष्म विरल, और लेटी है वो गंगा जो है उस सैकत शैया पर लेटी हुई है, कैसे, बिल्कुल शांत है। और साथ में वो क्लांत भी है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है तो क्लांत भी है, लेकिन वो निश्चल है। तो पंथ की ये जो पंक्तियां जो थी उसमें गंगा को यहां पर जो है नायिका के रूप में गंगा जो है वो सैया पर तो नहीं लेट सकती, लेकिन वो सेकत सैया पर तो लेट सकती है। मिट्टी जो है उस पर जो है बालू जो है उस पर वो लेट रही है, वो बिल्कुल निश्चल है, वो शांत है, और शांत होने के साथ में वो क्लांत भी है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। तो यहां पर साथियों मुझे लगता है कि मानवीकरण अलंकार के बारे में अब आप के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहा होगा। देखो, मैं हर बार ये कहता हूं और फिर भी मुझे लगता है कि मैं आपको और भी कम पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इतने उदाहरण हैं काव्य के अंदर, इतने उदाहरण हैं। यदि पूरे आप छायावाद को लो तो उसमें मानवीकरण के दर्शन, क्योंकि वो बिंबात्मक योजना से जगह जगह उस रहस्य रूप में उसका एक वर्ण्य विषय था, यूं कह दूं मैं, प्रकृति जो है, और प्रकृति को नायिका के रूप में चित्रित करना, सुंदरी के रूप में चित्रित करना उन कवियों का एक शौक रहा है। क्योंकि रहस्य का जो भाव जो था वो कविता के माध्यम से, वो किसी और चीज के माध्यम से ही मनुष्यों में आ सकता था, प्रविष्ट हो सकता था। तो इस प्रकार से ये मानवीकरण अलंकार जो है, यूं कह सकते हैं अपन कि हिंदी में छायावादी जो साहित्य है उसकी देन है। आप पढ़िएगा, मेरी शुभकामनाएं। आगे हम बात करेंगे असंगति अलंकार की, जब तक उसको पढ़ें। नमस्ते, धन्यवाद।